अब तक की 5 अहम खबरें। स्कूली बच्चे अब किताबों में इंडिया की जगह भारत पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने कर दी बड़ी सिफारिश। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की कमेटी ने सभी कक्षाओं की स्कूली किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने की सिफारिश की है। इससे इंडिया बनाम भारत की मुहिम को फिर से बल मिल गया है। संसद के विशेष सत्र यानी कि स्पेशल सेशन के पहले ऐसे संभावना जताई जा रही थी कि सरकार देश और उससे जुड़े सभी संस्थानों के नाम में इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन बिल लाने की संभावना भी जताई गई थी। हालांकि संसद के स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण बिल लाया गया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया था। आपको बताएं तो एनसीईआरटी केंद्रीय संस्थान है जो स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देती है। ये स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीति निर्माण का काम करती है। कक्षा 5 से लेकर 12 तक ज्यादातर स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती हैं। सिविल सेवा और अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की ही सलाह दी जाती है। एनसीईआरटी कमेटी के चेयरमैन सीआई इसाक ने कहा कि पैनल ने सभी विषयों में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लाने का प्रस्ताव रखा है। स्कूली किताबों में भी इंडिया की जगह भारत नाम लिखने की सिफारिश की गई है। प्राचीन इतिहास की जगह क्लासिकल हिस्ट्री को किताबों के जरिए स्कूली छात्रों को पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की सोशल साइंस की हाई लेवल कमेटी ने ये सिफारिश की है। हालांकि एनसीईआरटी ने इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। समिति ने मध्यकालीन इतिहास में हुई तमाम हिंदू राज्यों की विजय को भी प्रमुखता देने की बात कही है। इसाक ने कहा, मौजूदा समय में हमारी असफलताओं को ही किताबों में दिखाया गया है, लेकिन मुगल और सुल्तानों के खिलाफ हमारी जीत को प्रमुखता नहीं मिली है। इसाक भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR के भी सदस्य हैं। इसाक ने कहा, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली पुस्तकों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर रहा है। इसके लिए 19 सदस्यीय नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी का गठन किया गया, जो इसे अंतिम रूप दे रहा है। समिति के अन्य सदस्यों में ICHR चेयरपर्सन रघुवेंद्र तंवर, JNU प्रोफेसर वंदना मिश्रा, डेक्कन कॉलेज डीएम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वसंत शिंदे और हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल की समाजशास्त्र टीचर ममता यादव शामिल हैं। मैं लिखकर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार, राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में बोले सत्यपाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा, किसान आंदोलन, MSP, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बात की है। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा, चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, मैं लिखकर दे रहा हूं, ये मोदी सरकार अब नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा, मेरी राय है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जबरदस्ती या फोर्स से ठीक नहीं कर सकते। वहां के लोगों को जीत कर आप कुछ भी करा सकते हैं। मैंने उन लोगों को विश्वास में लिया है। मलिक ने कहा, मुझे लगता है कि उनके राज्य के दर्जे को वापस करना चाहिए। इन्होंने आर्टिकल 370 वापस लेकर केंद्रीय शासित राज्य बनाया। इन्हें डर था कि कहीं राज्य की पुलिस विद्रोह न कर दे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा केंद्र सरकार का साथ दिया है। अमित शाह का वादा है कि वो राज्य का दर्जा वापस करेंगे, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए और वहां चुनाव करवाना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा, पता नहीं क्यों ये लोग राज्य का दर्जा वापस नहीं कर रहे। मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए। मुझे कहा गया कि कह तो दिया है, करने की क्या जरूरत है, चल तो रहा है सब ठीक। उन्होंने कहा, लेकिन कहां सब ठीक चल रहा है। आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, आतंकी एक्टिवेट हो गए हैं, राजौरी में रोज कुछ न कुछ होता है। राहुल गांधी ने जब पुलवामा हमले को लेकर सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा, पुलवामा हमले को लेकर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन्होंने करवाया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने उसे इग्नोर किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी किया। इनके बयान है कि जब वोट देने जाओगे तो पुलवामा की शहादत याद रखना। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि जब एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए थे तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, मैं लड़कर वहां से निकला हूं। सत्यपाल मलिक ने कहा, पीएम को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह वहां आए थे, मैं वहां था, हमने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, जिस दिन ये पुलवामा हमला हुआ था, पीएम नेशनल कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हुई। 5 से 6 बजे उनका कॉल आया। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा, हमारी गलती से इतने लोग मारे गए,
तब पीएम ने मुझे कहा कि आपको कुछ नहीं बोलना है। इसके बाद मेरे पास डोभाल का फोन आया, उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं बोलना है। मैंने कहा ठीक है, जांच करानी होगी, शायद उस पर असर होगा। उसमें कुछ नहीं हुआ, ना ही होना है। सत्यपाल मलिक ने कहा सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक आवेदन गृह मंत्रालय के पास रही, बाद में उन्होंने खारिज कर दिया। ये 4 महीने तक लटकाए रहे। अगर मेरे पास आती तो मैं कुछ करता। ये इनपुट थी कि अटैक हो सकता है, तो गाड़ी टकराई। जो गाड़ी टकराई वो विस्फोटक से भरी हुई थी। 10 दिन तक पूरे शहर में घूम रही थी। राहुल गांधी ने बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधीवादी और दूसरी आरएसएस। दोनों हिंदुत्व के विजन है, एक अहिंसा और भाईचारे की विचारधारा है, दूसरी नफरत और हिंसा की। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा मेरा ये सोचना है कि हिंदुस्तान देश के तौर पर तभी सरवाइव करेगा जब लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पर चलेगा। ये गांधी का विजन है। वो गांव-गांव गए थे, तब इस विजन पर पहुंचे थे। अगर इसी विचारधारा पर देश चलेगा तभी चल पाएगा, नहीं तो टुकड़े हो जाएंगे। हमें मिलजुल कर बिना किसी लड़ाई के आगे चलना चाहिए। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी चीज का इवेंट बना देते हैं, फिर उसे अपने पक्ष में फायदे की तरह इस्तेमाल करते हैं। महिला आरक्षण बिल का भी ऐसा ही किया। महिलाओं को कुछ मिलना नहीं है, लेकिन इसी तरह से दिखा दिया गया कि ना जाने कितना बड़ा काम करा दिया है। मलिक ने कहा नई इमारत की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पीएम को अपना पत्थर लगवाना था, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट की नई इमारत बनवाई। वो पुरानी इमारत तो अभी भी कई साल चल सकती थी। मैंने 10 यहूदी मार दिए, हमास के लड़ाके ने अपने पिता को किया कॉल, सामने आया ऑडियो। इजराइल और हमास में जंग को 2 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है। इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है। इससे पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 3 तरफ से खतरनाक हमले किए थे। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास का हमला कितना घातक था, इसका अंदाजा इजरायली विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई तस्वीरों, ऑडियो और वीडियो से स्पष्ट होता था। ऐसा ही एक ऑडियो इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जारी किया। इसमें साफ सुनाई दे रहा है कि हमास के इस लड़ाके ने कैसे 10 यहूदियों को मारकर अपने पिता को फोन लगाया। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच इजराइल विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर हमास के लड़ाके और उसके पिता के बीच हुई बातचीत का खुलासा किया। इसके लिए बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग को शेयर किया गया है। इसमें हमास का लड़ाका अपने पिता को बता रहा है कि कैसे उसने 10 यहूदियों का कत्ल किया है। दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग 7 अक्टूबर की है। इसी दिन हमास ने इजराइल पर खतरनाक हमला किया था। कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाके ने अपने पिता को ये कॉल उसी यहूदी महिला के फोन से किया जिसका उसने कत्ल किया। इस महिला के शव को 2 हफ्ते बाद इजरायली सेना ने बरामद किया। इजरायली विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि कैसे हमास का ये लड़ाका महमूद अपने पिता को फोन कर बताता है कि उसने 10 यहूदियों की जान ले ली है। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। आपको बताएं तो ऑडियो में सुनाई दे रहा है महमूद, हेलो डैड मैं फिलिज्म के अंदर हूँ। अपना व्हाट्सएप खोलिए और देखिए मैंने अपने हाथों से कितने लोगों को मार डाला है। आपके बेटे ने यहूदियों को मार डाला है। उसके पिता कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। महमूद, ये मैं फिलिज्म के अंदर का नजारा है। मैं एक यहूदी के फोन से कॉल कर रहा हूँ जिसे मैंने मार दिया है। उसके पति को भी मैंने मार दिया है। मैंने 10 यहूदियों को मारा है। पिता, अल्लाहू अकबर। महमूद, मुझे अम्मी से बात करने दो। माँ, मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। महमूद, मैंने अकेले ही 10 लोगों को मार दिया। इसके बाद महमूद का भाई उससे कहता है कि महमूद बस बहुत हुआ, अब तुम गाजा वापस आ जाओ, अब वापस लौट आओ। जिस पर महमूद कहता है वापसी? कोई वापसी नहीं होगी, या तो जीत होगी या शहादत होगी। मेरी माँ ने मुझे इस्लाम के लिए जन्म दिया है, मैं कैसे लौट आऊं? 5 राज्यों में चुनाव हो जाने के बाद होगी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा। खड़गे का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्ष के नेताओं ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं हो पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक दौरे के दौरान बताया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जल्द ही होगी। कर्नाटक में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे लोग हर जगह काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम 5 राज्यों में जरूर जीतेंगे। भाजपा के एक विरोधी लहर भी आई है। लोग तंग हो गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से लोगों को समस्या है और लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं।
भाजपा द्वारा किए गए वादे कभी नहीं निभाए गए। उनके द्वारा कर्नाटक को नजरअंदाज किया गया। वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाने देते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। आपको बताएं तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा गठबंधन में सीट नहीं देने पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं था कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, अगर ऐसा होता तो हम आगे देखते। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के द्वारा अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कहना भारी पड़ गया। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। इसके बाद से ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया, जिस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष का बयान सामने आया। वहीं देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष में सीट को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होने की वजह से घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने जहां मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को सीट देने से इनकार कर दिया है, वहीं अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं। यूनाइटेड नेशन चीफ के बयान पर भड़का इजराइल, अधिकारियों के रोक दिए वीजे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 19वें दिन पहुंच गया है। गाजा में हालात दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं। एक और गाजा में जारी हमलों के बीच लोग भूख प्यास से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर अस्पतालों में 25 अक्टूबर की रात तक का ही फ्यूल बचा है। ऐसे में वहां भर्ती मरीजों की जान पर संकट मंडराने लगा है। वहीं फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 5,791 के पार चली गई है, जिसमें 2,360 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बताएं तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा हो गया है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने नाराजगी जाहिर की और उनके साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल करने की बात कही है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन में इजराइल के राजदूत गिलाद एडार ने गुटेरेस से इस्तीफा देने की मांग भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत गिलाद एडार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार मामलों के सचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स का वीजा रोका जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। इजराइल ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की टिप्पणी की प्रतिक्रिया से संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के वीजा रोकना शुरू करेगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और गाजा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि हमास का दक्षिणी इजराइल पर हमला बेवजह नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि फलस्तीनी 56 साल से इजराइल के दमघोटू कब्जा का सामना कर रहे हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।